का जो हमारा मेन फोकस है दैट इज डायरेक्टोरेट, लेकिन फॉर द न्यू कमर्स एंड फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी मैं आपको पहले सेक्रेटेरिएट समझाऊंगा। हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इसमें मिनिस्टर्स कई मिनिस्टर होते हैं, नियर अबाउट 40 के पास आप लगा के चलिए मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एवरी मिनिस्टर देयर इज ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो होता है वो एक मिनिस्टर के साथ कम से कम एक सेक्रेटरी काम करता है। नॉर्मली ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और इनका 15 साल के पास सिविल सर्विसेज या आईएएस एज एन आईएएस ऑफिसर एक्सपीरियंस होता है। और ये ज्यादातर थिंक टैंक होता है। जो हमारे पास आइडियली स्पीकिंग जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये पब्लिक विल को कैरी करती है। लोग क्या चाहते हैं ये इनको मालूम होता है, और ये सीधा सेक्रेटरीज को बुला, जो वो सारे जो पब्लिक विल ये सेक्रेटरीज को पास ऑन करते हैं। और सेक्रेटरीज को क्योंकि फील्ड का एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो इनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरीज के नीचे जो आता है ये हमारे सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। इनका सिविल सर्विसेज का तकरीबन 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस होता है, और इनको एक डिपार्टमेंट दे रखा होता है। जैसे हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन का सेक्रेटरी एजुकेशन होंगे और उनके नीचे डायरेक्टर एजुकेशन होंगे। तो ये जो सभी सेक्रेटरीज हैं, जो इनका एक ग्रुप है, इस सारे को हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो हम इस ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट इज मेड अप ऑफ सेक्रेटरीज, एंड सेक्रेटरीज आर देयर टू एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं एजुकेशन की एग्जांपल लूंगा, जो एजुकेशन के डायरेक्टर साहब हैं उनके नीचे जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काम करते हैं। और इसी तरह से एक हायरार्की बनी हुई है। जो डायरेक्टर होता है, दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो हमारे पास 3 लेवल्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच कैरीज द पॉलिटिकल विल, और उसके पास इट्स ए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जिसको हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और सेक्रेटरी जो है ये हमारा ही एक्ट्स एज ए थिंक टैंक। वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, उसे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, मिनिस्टर को एडवाइज करता है। और उसके बाद एंड सेक्रेटरी एट द सेम टाइम कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्टर। वो डायरेक्टर की मॉनिटरिंग करता है। जो डायरेक्टर किसी डिपार्टमेंट का होता है, वो उस डिपार्टमेंट के जो सभी फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो जिलों में सभी तैनात हैं या उनके नीचे तैनात हैं, उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेक्रेटेरिएट के बारे में बता दिया था, और फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यूटी आई शैल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हेयर। तो सेक्रेटेरिएट क्या होता है? दिस इज द नर्व सेंटर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ये दिमाग होता है, आप ऐसे बात मान लीजिए। डिपार्टमेंट जो होते हैं, एक तो उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं। जैसे हमारे पास अगर फाइनेंस लें, जो फाइनेंस के पॉलिटिकल हेड हैं वो तो श्री मनप्रीत बादल जी हैं। और जो उनके नीचे एफसीआर हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होंगे, वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होंगे। और वो मेरे हिसाब से कर्णवीर सिंह सिद्धू है शायद आजकल, ही इज फ्रॉम पटियाला, और उन्होंने आईएएस टॉप किया था। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और शायद एफसीआर का काम भी वही सर देख रहे हैं। तो अब वो तो हो गए एफसीआर के। अगर हम सिंपल केस ले लें तो वी हैव गॉट एजुकेशन मिनिस्टर, एंड ही इज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय सेक्रेटरी एजुकेशन। सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो मॉनिटरिंग करता है डायरेक्टर साहब की। तो ऐसे हमारा काम चलता है। जो सेक्रेटेरिएट है ये एक थिंक टैंक है, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है, इसका मेन काम यही होता है। और जो सेक्रेटेरिएट को हेड करने वाला जो ऑफिसर होता है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है सिविल सर्विसेज का, और उसको हम चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं। और जो हमारे पहले कर्ण अवतार सिंह जी थे, और आजकल विनी महाजन जी इज द फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। और जो फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर पंजाब की हुई है डिप्टी कमिश्नर और इवन आईएएस ऑफिसर, वो सरला गरेवाल थी। और नाउ शी इज नो मोर, वो ट्रिब्यून ट्रस्ट की चेयरमैन भी रही हैं सरला गरेवाल। और इसके बाद हमारे पास पर्सनल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू ए ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। और ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा, आप वहां से इसको स्टडी कर सकते हो। तो इसके बाद फंक्शंस क्या है?
सेक्रेटरीट स्टाफ एजेंसी होती है। हमारे पास तीन तरह की एजेंसीज मेन होती हैं, एक लाइन एजेंसी, एक स्टाफ एजेंसी और एक एक्सिलरी एजेंसी। तो स्टाफ एजेंसी का काम एडवाइजरी होता है, ये एडवाइजरी काम करती है। और जो लाइन एजेंसी है ये एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करती है। आप ऐसी चीज मानिए कि जो स्टाफ एजेंसी है ये हमारा ब्रेन है, और जो हमारी एग्जीक्यूशन एजेंसी है ये हमारे जैसे हाथ पांव हैं जिनसे हम आगे काम करते हैं। तो अब इनका काम क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि पॉलिटिकल क्लास, हमारे नेतागण जो हैं, दे कैरी पब्लिक विल, और ये पब्लिक विल जो है ये हमारे सेक्रेटरी साहबान को बताते हैं, और वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्रोग्राम बनाते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। जैसे कोविड-19 के ऊपर पॉलिसी बनाना है, वन सेक्रेटरी इज नॉट सफिशिएंट, तो उसमें हमारे हेल्थ के सेक्रेटरी भी काम करेंगे, और उसमें हमारे होम सेक्रेटरी साहब भी काम करेंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब भी काम करेंगे, और उसमें हमारे जो एम्प्लॉयमेंट और लेबर के सेक्रेटरीज हैं वो भी काम करेंगे, और उसमें जो हमारे फूड है, जो फूड एंड सप्लाई वाले हैं वो भी काम करेंगे। आपको इसका कहाँ से आइडिया होता है? कोविड-19 में क्या चाहिए? लोगों को घरों में खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो काम करेगा। और अब लोगों को कंट्रोल भी करना है तो पुलिस चाहिए। तो जो मध्य के पुलिस के जो हमारे डीजीपी साहब हैं या उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर क्योंकि पैसा भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसमें इंक्लूड होगी और एफसीआर साहब भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ऐसे कई बार क्या होता है, एक काम करने के लिए वी हैव टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स। तो ये काम भी सेक्रेटरीट करता है, फिर वो बजट बनाता है, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारे फ्रेम करता है, वो फील्ड एजेंसीज को सुपरवाइज करता है, रिजल्ट्स को रिव्यू करता है। अब और काम क्या है? जैसे मैंने जो आपको टेबल में दिखाया, ये सभी हमारे डायरेक्टर साहबान हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, और इनको फील्ड एक्सपीरियंस है। जो हमारे सेक्रेटरीज बने हुए हैं ये पहले डायरेक्टर थे, उससे पहले ये डीसी साहब थे, उससे पहले एडीसी, उससे पहले एसडीएम साहब। तो ये हमारे एक लाइन जाती है। पहले जब आईएएस ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग होता है वो एसडीएम बनता है, उसके बाद वो एडीसी जी या एडीसी डी रहता है, और फिर वो डीसी साहब बन जाता है। और डीसी साहब के बाद जब उसे 4-5 साल डीसी साहब का एक्सपीरियंस हो जाता है तो डीसी साहब तक उसको सारे फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है। देन ही मे गेट प्रमोटेड एट कमिश्नर, और ही मे आल्सो बी डायरेक्टर। तो जब वो डायरेक्टर होता है तो वो एक डिपार्टमेंट का होता है नॉर्मली। वैसे एक ऑफिसर 2-3 का भी हो जाता है नॉर्मली। जो एक आईएएस ऑफिसर को एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ही बनाते हैं। अगर छोटा डिपार्टमेंट हो तो दो छोटे छोटे का भी बना सकते हैं। ये ऑन द स्पॉट जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या सीएम साहब का फैसला होता है। तो अब ये तो हमारा सेक्रेटेरिएट ये सोचने का काम करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है, और जो डायरेक्टर साहब काम कर रहे हैं उसकी ये मॉनिटरिंग करते हैं। और मेन इनका ये काम है, ये थिंक टैंक का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं, रूल्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये सारे काम हमारे सेक्रेटरी साहबान करते हैं, और ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। जैसे जो आजकल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं श्री करिश्म कुमार जी, ये पहले डीसी नवांशहर थे। डीसी नवांशहर के बाद ये डीसी, उसके बाद ये फिर ही वाज पोस्टेड डायरेक्टर एजुकेशन। फिर ये मतलब के सेंटर में चले गए और 10 साल इन्होंने वहां पे काम किया। देन ही केम बैक, ही वाज इंडक्टेड इनटू फाइनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद ही वाज मेड सेक्रेटरी एजुकेशन। तो इस तरह से एक इनका जो होता है हायरार्की होती है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है स्टेट में आईएएस ऑफिसर की, वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो होते हैं, ही इज ए सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। आजकल विनी महाजन है। चीफ सेक्रेटरी साहब की पोस्ट 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जी ने इसको कार्व आउट किया था या क्रिएट किया था। और उसके बाद जो जीएच बार्लो थे, ही वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ दिस पोस्ट। और ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इनके, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफिसर, और ये हमारी जो सारी जो सर्विसेज है स्टेट की उसके हेड होते हैं। ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सब पे टॉप मोस्ट की पोजीशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी है।
और 1977 से पहले FCR वाज सीनियर टू चीफ सेक्रेटरी, लेकिन बाद में जो है चीफ सेक्रेटरी साहब इज नाउ सीनियर टू फाइनेंशियल कमिश्नर। तो इनके नो तो मैं जो इस मेन पॉइंट्स पे फोकस करूंगा, तो ये काम क्या करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब। पहली बात तो ये सीएम साहब को एडवाइस करते हैं, ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम, उनको सलाह देने का काम सारा ये करते हैं। फिर जब कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो ही एक्ट्स एज ए सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट। जो स्टेट कैबिनेट की जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे मीटिंग को कॉल करना, उनकी प्रोसीडिंग नोट करना, एजेंडा तैयार करना एटसेट्रा, या जो फैसले ले गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना। एंड ही इज हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज, तो ये चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो हमारा जोग्राफिकली हमारे पास तहसील लेवल पे 40 डिपार्टमेंट होते हैं, अबाउट 40 डिपार्टमेंट्स, उनमें कोऑर्डिनेशन का काम एसडीएम साहब करते हैं। तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज एसडीएम साहब, और उनके बाद जो दूसरा लेवल है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन का काम डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बिठाना। जैसे कोविड-19 में हम देखें तो डीसी साहब जो पुलिस, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन टीचर्स की भी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के बाद फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद हमारे एक्शन साहबान जो आ रहे हैं, जो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कोविड-19 में लगा रखा है, तो उनके सारे काम को उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है। तो कोऑर्डिनेट करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहब करते हैं। और कई बार क्या होता है, डीसी साहब की भी लिमिटेशन है, वो भी एक एक पॉइंट के बियॉन्ड कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो एसडीएम साहब है इनकी भी लिमिटेशन है। सबसे पावरफुल जो ऑफिसर है जो कोऑर्डिनेशन का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सॉरी स्टेट लेवल पे करता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब है। वो सभी सेक्रेटरीज को ऑर्डर देते हैं, सेक्रेटरीज अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं दैट यू हैव टू कोऑर्डिनेट। और फिर वो मतलब कि जो फील्ड में जो डीसी साहबान है या जो एसडीएम साहबान है वो कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में मेन 2-3 लाइनें बता दी। और एडवाइजर सेक्रेटरी, ही इज हेड ऑफ सिविल सर्विसेज, चीफ कोऑर्डिनेटर एज द हेड ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट्स। तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर ही होते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हमारे 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, वैसे तो 3-4 टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही अज्यूम मतलब के कंसिडरेशन में लूंगा। एक जर्नलिस्ट ऑफिसर होते हैं, तो इनका काम मेनली कोऑर्डिनेशन का होता है। इनको एक आध डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। और इसके अलावा जो सारे कोऑर्डिनेशन के काम है, जो काम किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, वो एसडीएम साहब के पास आता है। तो ये तो था तहसील लेवल पे। और अब जो हमारा जिला लेवल है, वहाँ पे जो डीसी साहब हैं, डीसी साहब के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, और उसके बाद डीसी साहब जो हैं वो और भी कई फंक्शंस करते हैं। ये इसी लेक्चर के एंड में आई मे बी एबल टू टच दैट टॉपिक एज वेल। तो इसी के इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जो सभी आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर्स या बाकी जो सभी ऑफिसर साहबान है उनको कंट्रोल करता है। इसी तरह से प्लानिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, ये चीफ सेक्रेटरी साहब के पास होते हैं। एंड चीफ सेक्रेटरी इज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्लड या बाढ़ आ जाती है या कहीं सूखा पड़ जाता है, कम्युनल वायलेंस हो जाती है। अब कोविड-19 ले लीजिए, तो कोविड-19 में जो हमारे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में बेसिकली देयर इज ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम, ही इज वर्चुअल चीफ सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी। तो वो इसको हेड कर रहे हैं, और उनके नीचे श्री राहुल तिवारी जी, और फिर डॉक्टर सुमीत जारंगल साहब। इनकी एक बड़ी टीम है आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स की, जिन्होंने कोविड-19 की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया है स्टेट लेवल के ऊपर। तो क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है ये चीफ सेक्रेटरी करता है। या ये एक चीज भी हो सकती है कि कई बार कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके ऊपर सीएम को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो उनको काम भी दे सकते हैं। जैसे आजकल हमारे पास जो सीएम साहब हैं प्रेजेंट, ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ चीफ सॉरी अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर
मिस्टर सुरेश कुमार ही, वो रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने पहले भी आपको था बताया, ही हैज गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एक रेजिडुअल लिगेटी होता है। तो जो काम, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो किसी और आदमी के अंडर नहीं आता, वो चीफ सेक्रेटरी के साहब के अंडर आता है। और ये मैंने आपको एक ब्रॉड इसका आइडिया दे दिया चीफ सेक्रेटरी साहब की फंक्शंस का। वो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, वहाँ पे पंजाब सॉरी अपने स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज देना होता है, आप ऐसे मानिए जब भी मोदी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज देना है, तो दैट विल कम वाया चीफ सेक्रेटरी साहब। So he is the channel of communication between the central government that is represented by Modi साहब at present and the state government जो पंजाब के केस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी होते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है ना, सेंट्रल कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की कई पोस्टें हैं। वो सभी पोस्टों जो सभी हमारे पास पोजीशंस हैं, वो उन सभी पोजीशंस के काम स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब का जो हमारे पास स्टेट लेवल पे एक पोजीशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं है। तो इट्स ए यूनिक पोजीशन। तो इस तरह से मैंने आपको जो ये मेन पार्ट, पहले वाला पार्ट जो मैंने आपको कवर कर दिया, मैं ब्रीफ में 3 लाइनों में इसको कवर करूंगा। ऑन द राइट ऑन द टॉप हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड, एडवाइस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमने सेक्रेटेरिएट बना रखा है। सेक्रेटेरिएट थिंक टैंक है, ये पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर्मुलेशन का काम करता है, बजट बांटता है और फिर जो मॉनिटरिंग भी करता है। ये 3-4 मेन टास्क परफॉर्म करता है। तो अब जो नेक्स्ट जहां पे मेन काम होता है, जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, वो डायरेक्टोरेट लेवल पे होता है। तो डायरेक्टोरेट लेवल पे हमारे पास, जैसे हमने पहले एक सीक्वेंस बनाया था, वो मैं आपको एक बार फिर से सीक्वेंस दिखा दूं। राइट ऑन द टॉप वी हैव गॉट मिनिस्टर। मिनिस्टर हमारे राइट ऑन द टॉप होते हैं इस तरह से, आई हैव गॉट मिनिस्टर फॉलोड बाय सेक्रेटरी फॉलोड बाय डायरेक्टर। मिनिस्टर जो है, ये इनके साथ सेक्रेटरी साहब काम करते हैं, और सेक्रेटरी साहब जो है उनके साथ या उनकी मॉनिटरिंग के अंडर जो है हमारे डायरेक्टर साहब काम करते हैं। और जो सेक्रेटरी होता है, ये मंत्री का नहीं होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। जैसे हमारे जो सेक्रेटरी होगा ना, जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, ठीक है, चाहे उसके नाम में हम सेक्रेटरी एजुकेशन लिखें, लेकिन ही इज नॉट सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर, ठीक है ना, ही सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लेकिन उसको उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट असाइन किया होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होता है डिपार्टमेंट का। मिनिस्टर, जैसे एजुकेशन को मैं लेके चलता हूं, एजुकेशन का मिनिस्टर जो है, ही इज पॉलिटिकल हेड। और उसके बाद जो हमारा उनके साथ जो काम करता है, ही इज सेक्रेटरी, ही इज द थिंक टैंक। और जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम करता है, ही इज एग्जीक्यूटिव हेड। ये 3 कंपोनेंट हैं डिपार्टमेंट के। तो मैंने आपको बोला था जो सेक्रेटेरिएट है, ये तो स्टाफ एजेंसी है, ये दिमाग का काम करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करती है। जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है, पॉलिसी को लागू करने का काम है, वो लाइन एजेंसीज करती हैं, और उसमें हमारे पास डायरेक्टोरेट आ जाता है। तो डायरेक्टोरेट क्या है? इट इज ए लाइन स्टाफ एजेंसी। ये काम क्या करती है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। सेक्रेटेरिएट क्या है? ये हमारे पास स्टाफ एजेंसी है। ये क्या काम करती है? इट इज मोर कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग। तो अब इसके अलावा जो हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। और नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टोरेट और सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स अलग होती हैं। जैसे पंजाब के एक तो मेन सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे सीएम साहब बैठते हैं, मेरे ख्याल से बस सेक्टर 1 या 2 में है। और उसके बाद सेक्टर 9 में मिनी सेक्रेटेरिएट है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, ये अलग अलग जगह पे बैठते हैं।
तो मतलब कि दे डोंट सिट इन द सेम प्रीमाइसेस। तो अब एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर उसे हेड करता है एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर। तो इसका नाम अलग अलग है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए हम बोलते हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ये हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए आ गए डायरेक्टर एग्रीकल्चर। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। कोऑपरेटिव के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एजुकेशन के लिए डायरेक्टर एजुकेशन। एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए कमिश्नर ऑफ एक्साइज। फॉरेस्ट के लिए चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट। ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से होते हैं और ये भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ हाउसिंग। इरिगेशन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर। और यहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है, जो नॉर्मली बाकी के सभी डिपार्टमेंट्स में आईएएस ऑफिसर होता है, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर होता है वो आईएएस ऑफिसर नहीं होता, वो टेक्निकल लाइन से होता है ड्यू टू द टेक्निकल नेचर ऑफ द जॉब। जेल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल्स। लेबर में कमिश्नर ऑफ लेबर। पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादातर डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनके नाम के आगे डायरेक्टर ही आता है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल, जैसे एक्साइज कमिश्नर ऑफ एक्साइज। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउसिंग डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ हाउसिंग। इरिगेशन में चीफ इंजीनियर आ गया। जेल में इंस्पेक्टर जनरल आ गया। लेबर में कमिश्नर आ गया। पुलिस में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर एंड अगेन इंडस्ट्री डायरेक्टोरेट इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब जो हेड होते हैं डायरेक्टोरेट के, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन द वर्किंग ऑफ वन डिपार्टमेंट, तो ये मिनिस्टर को टेक्निकल एडवाइस देते हैं, बजट तैयार करते हैं। जो इनके नीचे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं या जो डायरेक्टोरेट लेवल पे काम करते हैं, इनके नीचे जितने भी ऑफिसर्स आते हैं उनके ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई अनुशासनिक कार्रवाई करनी है या कोई मतलब कि कोई रूल फॉर्मेशन करनी है, ये सारा काम जो है डायरेक्टोरेट में होता है। और उसके बाद जो प्रमोशंस हो, सीनियर लेवल पे जो प्रमोशंस होती हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो इसको प्रमोशन के मामले में एडवाइस करना होता है। केवल प्रमोशन के मामले में ही नहीं, जो अनुशासनिक कार्रवाई करनी होती है किसी ऑफिसर के खिलाफ, तो वो काम भी जो है हमारा डायरेक्टर साहब करते हैं। तो टू इंस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क बाय द डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे जो जिला लेवल पे काम हो रहा है वो सारे काम की मॉनिटरिंग करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, ये सारा काम भी डायरेक्टर साहब करते हैं। ग्रांट एलोकेशन वही करते हैं। बजट की रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। रीअप्रोप्रिएशन में ऐसे होता है, मान लो कि 2 हेड्स के अंडर पैसा आया हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हेड H1 है, एक हेड H2 है, दोनों के अंडर पैसा आया हुआ है। किसी कारणवश जो हमारे पास H1 हेड है, H1 हेड का मतलब ये होता है कि इस हेड के अंदर जो पैसा आया है इट विल बी यूज फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, एंड H2 किसी और। अगर इसमें हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा है तो यहां से हम पैसा इधर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हमने पैसा लगाना है इसलिए, तो H1 हेड सिम में जितना पैसा पड़ा अगर उसको H2 में हमने ट्रांसफर करना हो, तो इसके लिए हमें ये सारे जो क्रिया या कार्रवाई है, जो एक्टिविटी है, ये इसको हम रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो जो रीअप्रोप्रिएशन का काम है ये भी डायरेक्टर साहब के लेवल पे ही होता है। तो जितनी कोई नया ऑफिसर ज्वाइन करता है, किसी ऑफिसर को ज्वाइन कराना है,
और उसकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन या कंफर्मेशन का काम है, ये सारा डायरेक्टोरेट लेवल पे होता है। बाद में सेक्रेटरी साहब जो है, फाइल जो मूव होती है ये डायरेक्टोरेट लेवल से होती है। फिर ऑफिसर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है ना। जैसे कि किसी ऑफिसर ने कोई सर्विस को ज्वाइन किया, आज उसने ज्वाइन किया और 10 साल बाद जो है, जो क्योंकि वो 10 साल पहले का पड़ा हुआ है, उसके बाद कई जो है डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। जैसे आप एक ही बात मान के चलिए, जो आज से 15 साल पहले टीचर बने थे, ठीक है, 20 साल पहले टीचर बने थे, तो तब कंप्यूटर नहीं होता था, तो अब उनको कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा। या एजुकेशन में टेक्निक्स बहुत आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो टेक्निक्स, नई टेक्निक्स जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, एजुकेशन की हैं, या कई और मामलों में, या उनको प्रोसीजर में को ट्रेनिंग देनी है, वो ऐसे इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। और ये सभी ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स की हैं, ये भी जो डायरेक्टर साहब ही डिसाइड करते हैं। टू कैरी आउट डिपार्टमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये सारा काम डायरेक्टोरेट या डायरेक्टर साहब के लेवल पे ही होता है। तो ये मैंने एक मेन आपको जो काम डायरेक्टोरेट में होते हैं वो मैंने एक बार आउटलाइन कर दिया है। और आपने इसे क्रैम नहीं करना है, जस्ट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। और इसके बाद हमारे पास पिछले आप 250 साल से दुनिया की सबसे कवेटेड पोस्ट है जो वो डिप्टी कमिश्नर है। अगर हम किसी एजुकेटेड आदमी को भी पूछें कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, वो डीसी साहब ही बोलेगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं बोलेगा। हालांकि ही इज द हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज। जो स्टेट सिविल सर्विसेज की जो हियरार्की है, उसके टॉप के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे। तो जो डीसी साहब का ऑफिस है 1772 में वॉर्न हॉस्टिंग्स ने क्रिएट किया। डेप्टी कमिश्नर, डेप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये अलग अलग नाम है सेम जॉब के। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज आल्सो कॉल्ड डेप्टी कमिश्नर। कर्नाटका, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा में इनको डेप्टी कमिश्नर बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। जो इनका ऑफिस है, नॉर्मली तो हम इसको डीसी ऑफिस भी बोल देते हैं, पर टिपिकली उसको डिस्ट्रिक्ट का जो इनका ऑफिस होता है दैट वी कॉल्ड कलेक्टरेट। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, ही इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल एजेंट होता है। और डीसी साहब के ऑफिस के पैरेलल इस दुनिया में कोई और ऑफिस नहीं। अगर इनके आसपास कोई ऑफिस आता है, दैट कैन आल्सो नॉट बी, the office of prefect is also not comparable to the office of deputy commissioner। लेकिन फिर भी अगर नियरेस्ट कंपेरेबल ऑफिस कोई माना जा सकता है इस दुनिया में, वो प्रीफेक्ट इन फ्रांस। तो डीसी साहब आजकल काम क्या करते हैं? एक तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है। लैंड रेवेन्यू का काम तो खत्म हो गया इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसी तरह से एक हमारे पास आबियाना होता था जिसे हम वाटर टैक्स कहते हैं, और वो भी इंडिपेंडेंस के बाद किसी भी स्टेट ने जो उसको है इम्पोज नहीं किया हुआ। तो हमारे पास रेवेन्यू में तो इनका काम जो टैक्स कलेक्शन का बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये इनके पास होते हैं। इनके बिना ये सारे अबाउट 40 डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डीसी साहब जो है ये एक मल्टीपर्पज फंक्शनरी है। तो डीसी साहब किसको बिलोंग करते हैं? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज अंडर चीफ सेक्रेटरी साहब। इसी तरह से जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो पीसीएस एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे कम अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट।
तो ये दो मेन जनरल पर्पस जो फंक्शनरीज हैं वो होते हैं। तो तहसीलदार साहब के नीचे हमारे पास वो एक लंबी लिस्ट है, वो आगे आ जाएगी, मैं आगे आपको टीच करूंगा। तो अब क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज हेडेड, इनके जो पॉलिटिकल हेड है वो तो सीएम साहब है, और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो चीफ सेक्रेटरी साहब है। तो कलेक्टर जो है इनको सुपरवाइज करते हैं डिविजनल कमिश्नर। 4-5 जिलों का एक कमिश्नर होता है, जो वो 4-5 जिलों के डीसी साहबान को कंट्रोल करता है। जैसे पटियाला का कमिश्नर है, वो जो पटियाला के डीसी को, संगरूर के डीसी को, और बरनाला के डीसी को, फतेहगढ़ साहब के डीसी को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो रोपड़ का डीसी है, ये रोपड़, नवांशहर, होशियारपुर, और नो नो सॉरी, डीसी नहीं, कमिश्नर। इसी तरह से एक मेरे हिसाब से जालंधर का भी कमिश्नर है, तो वो भी ऐसे 2-3 जिलों को वो कंट्रोल करते हैं। तो डीसी साहबान को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर साहब होते हैं, और जो उनका ऑफिस होता है, एक तो जो इनकी कोर्ट एरा वगैरह की, डीसी साहब की कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील जाती हैं वो वहां पे जाती हैं, और अगर 2-3 जिलों में कोऑर्डिनेशन का काम करना हो तो वहां पे कमिश्नर साहब काम करते हैं। तो अब स्टेट लेवल के ऊपर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। स्टेट सेक्रेटेरिएट के जो हेड हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। जो डिवीजन के हेड हैं, डिवीजन 4-5 जिलों की बनी होती है, वो डिविजनल कमिश्नर साहब होते हैं। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट, अब जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, पहले बात, इट इज बेसिक ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मतलब ए टेरिटरी मार्क्ड ऑफ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है। डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल 233 में इसको इंक्लूड किया गया था जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज डिफाइन किया हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले कहीं नहीं आता था। फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्ट 9 और पार्ट 9A इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वर्ड को यूज किया गया, और ये मैंने इसके सभी आर्टिकल 243 के सभी पार्ट हैं जो ए से लेके ZE तक हैं, ZZ तक हैं, वो मैंने सभी आपको करवा रखे हैं। उसमें से आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड या जिला परिषद, उसमें फिर हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद होती है, ऐसे उसमें वर्ड्स आते हैं। तो एक SS खेरा जो है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मोस्ट राइटर हुए हैं, इन्होंने इसको लिखा है, दिस इज टोटल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। और इनके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एज ए टेरिटोरियल यूनिट जो है, इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, और मौर्यन एरा में भी ये होते थे, मुगल रूल में भी ये होते थे, और मुगल रूल में इन्हें सरकार बोलते थे। और इनके जो हेड होते थे क्रोरी फौजदार होते थे। जो इनके मिलिट्री ऑफिसर होते थे वो सरकार के जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे वो क्रोरी फौजदार होते थे, और क्रोरी फौजदार जो थे ये सूबेदार के कंट्रोल के अंडर काम करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वार्न हॉस्टिंग ऑफिसर थे, इन्होंने 1772 में डीसी साहब का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस क्रिएट किया, और 1787 में इन्हें सिविल जस्टिस और मैजिस्ट्रेसी और रेवेन्यू, एक काम तो इनके पास पहले ही था। Just going by the name district collector, he collected the revenue। तो उस समय में जो लैंड रेवेन्यू या एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड और रेवेन्यू के सोर्सेज थे, वो सभी डीसी साहब ही उसे कलेक्ट करते थे। और 1787 में, क्योंकि ये एक बड़ा पावरफुल ऑफिस बन गया, इसके पास पैसा भी होता था, तो इसलिए इनको मतलब कि उन्होंने सिविल जज और मैजिस्ट्रेसी ये दोनों पावर्स थे। मतलब कि अगर आजकल के डीसी साहब से 1787 का डीसी बहुत पावरफुल था, क्योंकि
आजकल जो हमारे पास डीसी साहब की पोजीशन में अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये एक पोस्ट इसमें ऐड कर दें तो वो पुराने वाले डीसी साहब बनते हैं 1787 वाले। और उसी के साथ साथ मैजिस्ट्रेसी मैजिस्ट्रेसी में ये पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। आजकल भी नॉर्मल जो जिले हैं इनमें पुलिस डिपार्टमेंट को डीसी साहब ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो मेट्रोज हैं वहां पे डीसी साहब पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं करते। तो ये एक बड़ा पावरफुल ऑफिस क्रिएट कर दिया गया, इसे लिटिल नेपोलियन भी बोला जाता। तो जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले जो सरकारें थी इनके दो मेन पर्पस थे, एक तो पैसा इकट्ठा करना, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये दो मेन इनके पर्पस थे। और तीसरा इनका ऐसा था कि अगर कोई पब्लिक वेलफेयर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो थी इनकी ये दो कामों के ऊपर थी। इंडिया वॉज ए पुलिस स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया पुलिस स्टेट था, जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्लस रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये दो प्रोमिनेंट पर्पसेस थे। और जो पब्लिक वेलफेयर था ये सेकेंडरी या टर्शरी था। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन गया। लोगों की भलाई करना हिंदुस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या टॉप प्रायोरिटी पे आ गया। इंडिया वेलफेयर स्टेट बन गया। तो पहले जो गवर्नमेंट थी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, और बाद में जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई और उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर दी गई, ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो गए। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से वेलफेयर ओरिएंटेशन मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है ये इनके जरिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होने लगा। और पर्टिकुलरली जो 1992-93 में जो इसके बाद उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और इनकी जो मतलब कि एक ये थर्ड और स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल जो टीयर के तौर के ऊपर ये खड़ा हो गया। उससे पहले तो इसका नाम आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर ही आता था। तो एक और बात इंडिपेंडेंस के बाद हुई, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो डीसी साहब थे इंडिपेंडेंस से पहले ही वॉज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी यही थे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी यही थे। लेकिन जब ये आर्टिकल 50 के अंडर ये हमारे पास आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जब ये इन्होंने किया तो डीसी साहब से जो डिस्ट्रिक्ट जज वाली फंक्शनिंग थी, जो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस जो डीसी साहब के अंडर आते थे, वो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर दे दी। और इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ज़्यादा आ गई और कई डिपार्टमेंट, नए डिपार्टमेंट खोल दिए गए। और जो सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया। तो अब जो हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज थे, इनका रोल और इन्फ्लुएंस इनकी बढ़ गई। तो एक राइज ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम, जो कमिश्नरेट सिस्टम है इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है ये इट इज टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। जो जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पटियाला के जो एसएसपी साहब हैं, पटियाला के एसएसपी साहब ही इज सबॉर्डिनेट टू डीसी साहब एज वेल एज सबॉर्डिनेट टू जो उनके आईजी साहब है, नहीं सॉरी डीआईजी, डीआईजी होता है इससे जो नेक्स्ट लेवल है। तो जो उनके नेक्स्ट हायर पुलिस ऑफिसर हैं, जो पुलिस हायरार्की में उनके ऑफिसर हैं, ये उनके अंडर भी काम करते हैं और साथ में ये डीसी साहब के अंडर भी काम करते हैं। तो एक एक पर्टिकुलर पावर होती है, उसको बोलते हैं दफा 144, ठीक है। और उसमें ये बोलते हैं कि चार से ज्यादा बंदे एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मतलब कि सेक्शन 144 के अंडर जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं इसको क्लैम करने का काम भी डीसी साहब करते हैं या एसडीएम साहब करते हैं। और एक और बात होती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भीड़ लगी हुई है
पुलिस वहां पे खड़ी है, तो भीड़ जो है वो एजिटेशन कर रही है, तो भीड़ के ऊपर डंडे बरसाने हैं या नहीं बरसाने, ये फैसला पुलिस ने नहीं लेना। ये फैसला जो वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है वो लेता है। वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या तो वो आईएएस ऑफिसर आप होता है, मतलब के डीसी साहब होते हैं, या एसडीएम साहब होते हैं। कई बार ये दोनों नहीं होते। इन ये किसी और बंदे को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला है, जैसे हम एक होला मोहल्ला लगा लें, या हम इस ये ले लें हमारा मतलब कि बैसाखी का फंक्शन ले लें, कोई भी, चलो मैं आई विल पिकअप होला मोहल्ला। तो जब होला मोहल्ला होगा तो वो बड़ा एक वाइड स्प्रेड फंक्शन होता है, ठीक है ना। बड़ी काफी बड़ी जगह पे काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, सारी जोग्राफिकल टेरिटरी को 10-12 हिस्सों में बांट देते हैं। तो वहां पे 10-12 हिस्सों में एक डीएसपी होता है, पुलिस का अमला फैला होता है, और साथ में एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। ताजो बाई चांस अगर भीड़ को तीतर बीतर करना हो तो उनको लाठीचार्ज करना है या गोलियां चलानी है, ये सभी जो ऑर्डर हैं ये पुलिस ने अपने आप नहीं चलानी। इट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वहां पे खड़ा होगा, वो ऑर्डर करेगा कि अब लाठियां बरसा दो, तब लाठियां बरसी। तो जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पे दे डोंट नीड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस हैज गॉट पावर टू मतलब के डू लाठीचार्ज या जो भी हम इसको बोलते हैं। तो ये दोनों इनमें मेन डिफरेंसेस हैं। तो अब जो हमारे पास डीसी साहब का रोल क्या है, सबसे पहले तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पहला काम तो था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, जिसको हम बोलते थे कि लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना है। लैंड रेवेन्यू का मतलब जो जिम्मेदार है, जो कोई अगर कोई फसल बेचता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है या उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स को इकट्ठा करना। या उसके बिना हमारे पास कोई और तरह का एग्रीकल्चर टैक्स है उसको इकट्ठा करना। लेकिन ऐसे है कि जैसे इंडिपेंडेंस के बाद, तो अब जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्स तो कोई रहा नहीं। तो अब वो डीसी साहब क्या कंट्रोल करते हैं, वो एक बात जो जमीन की खरीदो फरोख्त है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कंट्रोल का काम क्या होता है, कोर्ट्स लगती हैं, एसडीएम साहब की कोर्ट लगती है, उसके खिलाफ कोई अपील हो तो डीसी साहब के पास आ जाती है। डीसी साहब से आगे भी फिर जो हमारे मतलब के जो कमिश्नर साहब होते हैं, जो वहां पे भी मतलब के सेटिस्फाई नहीं होते, वो वहां से फिर जो हमारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम जितना पहले था उससे बहुत कम हो चुका है। तो अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आता क्या है, लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करना, गवर्नमेंट को कोई और ड्यूज है गवर्नमेंट के वो इकट्ठा करना। एक ना तकावी लोन्स होते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर जो सीड एरा वगैरह बाय करने के लिए होते हैं, इनको बांटना और बाद में इकट्ठा करना। लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये आजकल मेन काम है। जो रूरल स्टैट्स हैं, जैसे मैंने जब आपको पंचायती राज कराया था तो उसमें बताया था कि जो रूरल स्टैट्स का काम है पंचायतों के पास नहीं होता, लेकिन जो अर्बन स्टैट्स का काम है, डेथ और बर्थ के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये म्यूनिसपैलिटी और कॉरपोरेशन के पास होते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ये पंचायतों के पास नहीं होते, और ये डीसी साहब के जरिए पटवारी एरा वगैरह के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। या ज्यादातर उनके साथ भी जो मोस्टली आजकल तो हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, फिर सेवा केंद्र वगैरह आ गए, वहां से ये कंट्रोल होता है। और उसके बाद ही इज द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। अगर किसी पर्पस के लिए जमीन को अक्वायर करना है, कोई कॉलोनी बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, या स्लम एरिया क्लियर करना है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो ये सारा कुछ करने के लिए जमीन रिक्वायर्ड होती है। रोड्स बनानी है, सड़कें बनानी है, जैसे आप यही आप देख लीजिए कि जीटी रोड है या जो नेशनल हाईवेज हैं, इनको ब्रॉडन करना है, इनको चौड़ा करना है। तो वहां पे कई बार क्या होता है, जमीन चाहिए, जमीन स्टेट्स के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डीसी साहबान को ऑर्डर करती है कि आप हमें ये जमीन अक्वायर करके दीजिए, और डीसी साहब वो जो लैंड है वो अक्वायर करके देते हैं। तो ही इज लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स में, इसमें लैंड रिफॉर्म्स में एक तो हमारे पास
लैंड सीलिंग एक्ट आ जाता है, वो भी डीसी साहब ही इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब ये काम जो लैंड रिफॉर्म्स का काम है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जा चुका है, लेकिन डीसी साहब उसे ओवरसी कर सकते हैं। तो इसलिए वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आजकल मतलब डीसी साहबान के थ्रू होता है। बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्रॉप्स का लॉस हो जाता है, तो कितना लॉस हुआ है इसकी असेसमेंट पटवारी साहबान करते हैं। या कहीं पे सूखा पड़ गया है, कितना फसल का लॉस हो गया है, कितनी किसी को कंपनसेशन देनी है, ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर फैसला लेने के लिए जो लॉस असेसमेंट होता है, और वो डीसी साहब के थ्रू, डीसी साहब के नीचे एसडीएम साहबान, और उनके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूगो, और उनके नीचे काम सारा पटवारी और सरपंचों के ऊपर आके रुक जाता है। तो पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, ये compete कर रहा है इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसी तरह से टू सुपरवाइज ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी, खजाने को सुपरवाइज करना, स्टैम्प एक्ट को एनफोर्स करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे एक स्टैम्प एक्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। स्टैम्प एक्ट के अंडर वो हमारे जो, जब आप लैंड परचेज करते हो ना, तो आपको स्पेशल कागज लगाने पड़ते हैं, और वो कागज के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टैंप बनी होती है। वो कागज का लीगल बॉन्ड पेपर के ऊपर प्रिंट आउट्स होते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 5,000, 50,000, 70,000 ऐसे होती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था पहले। अब तो शायद गवर्नमेंट ने इसे काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। टू पे रिहेबिलिटेशन ग्रांट, to manage government estates, to hear revenue appeals against the orders of lower authorities, to pay जमींदारी abolition compensation। तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, तो वहाँ पे जमींदारों को कंपनसेशन देने का काम है वगैरह। तो ये भी डीसी साहब करते हैं, और उनके साथ ही साथ जो डीसी साहब हैं, ही इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डिप्टी कमिश्नर हैज सीज्ड टू बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेसी का काम उनसे लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दे दिया गया, और उनके पास अब केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में ट्रायल लेता है, और उसके बाद लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है, सिविल और क्रिमिनल लॉ की जो बेसिक इंटरप्रिटेशन है, वो करता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जुडिशियल, जैसे मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि आर्टिकल 50 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा है, तो इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया। एज ए कॉन्सिक्वेंस द रोल ऑफ कलेक्टर एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये तो खत्म हो गया है। तो अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है या सेशन जज साहब है, ये स्टेट हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर काम करते हैं। तो जो हमारे डीसी साहब का काम है, वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, ये डीसी साहब ओवरसी करते हैं। इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड होता है, जिसको हम एसएसपी साहब बोलते हैं पंजाब में, वो करते हैं। तो जो एसएसपी साहब है, इनके ऊपर ड्यूअल कंट्रोल है। ड्यूअल कंट्रोल, दोगला कंट्रोल, मतलब कि एसएसपी साहब हैज गॉट टू मास्टर्स। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब उनके मास्टर हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो उनके पुलिस हायरार्की में नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर है, वो उनके मास्टर है। तो जो ड्यूअल कंट्रोल है एसएसपी के ऊपर, ही इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज वेल एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे फिर और हायरार्की आ जाती है, आईजी पुलिस। फिर आईजी पुलिस के नीचे हमारे पास आ जाता है डीआईजी साहब। तो डीआईजी साहब इनको कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन हिज कैपेसिटी एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में वो कौन कौन से काम करता है? एक तो जो उनके नीचे सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, उनको सुपरवाइज करता है।
सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स नॉर्मली एसडीएम साहबान होते हैं, और मैजिस्ट्रेसी की जो पावर है ये तहसीलदार साहब के पास भी होती है, तहसीलदार साहब से इवन नीचे भी चली जाती है ये नायब तहसीलदार, और अप टू कानूगो तक भी। कानूगो तक तो बहुत कम जाती है, लेकिन नॉर्मली एक जो एसडीएम साहब और जो हमारे तहसीलदार साहब होते हैं उनके पास होती है। और सेक्शन 144 ऑफ जो सीआरपीसी है, इनके अंडर इफ देयर इज ए थ्रेट टू पब्लिक पीस, अगर पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक पीस को कोई थ्रेट है तो सेक्शन 144 के अंडर ये ऑर्डर इशू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था, और उसके अंडर ही ये होता है कि आप जो 4 या 4 से ज़्यादा बंदे एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। तो जितनी भी पेटिशंस गवर्नमेंट, मतलब के जो रेवेन्यू मैटर्स में जितनी पेटिशंस रिसीव होती हैं उन सभी को वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जो पेरोल देना होता है प्रिजनर्स को वो भी यही देते हैं। जेल्स की इंस्पेक्शन करते हैं। जो एनुअल क्राइम रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। और फिर ये कुछ लाइसेंसेस जो हैं ये देते भी हैं, सस्पेंड भी करते हैं और कैंसिल भी करते हैं। ये कौन कौन से लाइसेंसेस हैं? जैसे आर्म्स का, होटल्स का, एक्सप्लोसिव्स का, पेट्रोलियम का, एटसेट्रा। तो एक टू ग्रांट सुपीरियर क्लासेस टू प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स हैं इनको सुपीरियर क्लास का स्टेटस देते हैं। टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल लोकल बॉडीज को ये कंट्रोल करते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं। तो अब टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कंट्रोल करते हैं, और एंटरटेनमेंट एक्ट और प्रेस एक्ट को एनफोर्स करते हैं। और इसी के साथ साथ जो अगर कोई क्लैमिटी हो गई है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई है, तो आर्मी को कॉल करना पड़ जाता कभी। तो आर्मी को कब कॉल करना है ये फैसला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब लेते हैं। और इसी तरह से फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, जो इनके ऑफेंडर्स हैं उनको ये प्रोसिक्यूट करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको बेचने का काम या डिस्पोज करने का काम भी यही करते हैं। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की कुछ स्कीम्स हैं, वो सभी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन भी ये ही करते हैं। और इनके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये डीसी साहब के अंडर अब मेन काम हो रहा है इसका, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। और जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे होता है, जैसे आजकल आपने सुना होगा एक मनरेगा स्कीम है। मनरेगा इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कीम। इस दुनिया की सबसे बड़ी जो वेलफेयर स्कीम है वो मनरेगा स्कीम, जिसे नरेगा बोलते थे पहले। और इसके बिना और जो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो एडीसी-डी के अंडर आती हैं, बेसिकली ये सभी डीसी साहब के बिहाफ पे ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट जो है ये कंट्रोल करता है। और जो एडीसी-डी की पोस्ट है ये 3 तरह के ऑफिसर इसको ऑक्यूपाई करते हैं। पीसीएस ऑफिसर भी कर लेते हैं, आईएएस ऑफिसर भी करते हैं, और इनके साथ साथ एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, इनके लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पे रिजर्व की हुई है। तो इसके अंडर ये जैसे मनरेगा में नॉर्मली जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है, देयर इज नो अपर लिमिट टू स्पेंड द मनी इन मनरेगा सिस्टम। और उसमें जो उसको ओवरसी करना है, मनरेगा के टारगेट्स को पूरा करना है, और जो उनकी मीटिंग जरा वगैरह है ये डीसी साहब लेते हैं आप, और एडीसी साहब की कंटिन्यूस सुपरविजन होती है, और जो पेरियोडिक सुपरविजन होती है ये डीसी साहब की होती है। जैसे मंथली मीटिंग डीसी साहब लेते हैं, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डे टू डे जो इनकी मॉनिटरिंग है वो एडीसी डी साहब करते हैं। तो 3 मेन ऑफिसर्स होते हैं, डीसी साहब, एडीसी डी, और उनके अंडर पंचायतों के जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, डीडीपीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। इसी तरह से जो चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर होते हैं उसको सीडीपीओ साहब बोलते हैं, और सोशल वेलफेयर के कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी एडीसी डी के अंडर आते हैं, और इनकी जो फंक्शनिंग है एडीसी डी साहब देखते हैं। और रूटीन डे टू डे फंक्शनिंग, डे टू डे मॉनिटरिंग बोलिए, डे टू डे जो मॉनिटरिंग है ये सभी डिपार्टमेंट्स की एडीसी डी करते हैं, और पीरियोडिक मॉनिटरिंग है वो डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं।
और उसके बाद इसके बाद एक डीसी साहब की और बहुत बड़ी ड्यूटी होती है इलेक्शन जब होता है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो पार्लियामेंट में डीसी साहब उसको हेड करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है वो थ्रू एसडीएम वो सारा इलेक्शन करवाते हैं। और पार्लियामेंट के केस में जैसे कई बार ऐसे होता है कि पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कई बार 2-3 जिले आते हैं। तो जो स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो स्टेट लेवल पे, तो वो एक डीसी को वो ड्यूटी लगा देता है। वो 4-5 डीसी में से किसी एक डीसी को काम दे देता है कि भाई आप जो इलेक्शन का काम कराइए। तो ये सारे इलेक्शन वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे पहले अपडेशन ऑफ जो आपके जो वोटर लिस्टों को अपडेट करना, फिर मशीनरी वगैरह तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग करना, इलेक्शन करवाना, फिर जो आपकी जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको सिक्योरली रखना, फिर उसकी काउंटिंग करवा के सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि कौन सा बंदा या इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंसस का मतलब है जो जनगणना होती है वो डीसी साहब के अंडर ही होती है, और ज्यादातर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। अब इन्होंने थोड़ा ऐसे चेंज कर दिया है, इन्होंने और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी अमला इसमें काम में लाना शुरू कर दिया। डीसी साहब एक चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं। जब भी उनके जिले में से कोई सीनियर ऑफिसर आता है, जैसे आप ऐसे मानिए कि कोई भी सीनियर ऑफिसर में अगर आपको ये ले लूं कि जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज साहब सपोज करो पटियाला में से जाना चाहते हैं, तो पटियाला के जो डीसी साहब हैं, या तो ये आप जाएंगे या ये किसी ऑफिसर को प्रोटोकॉल ऑफिसर बना देंगे, और वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जैसे ही हाई कोर्ट का जज उस जिले में एंटर होगा उसको एस्कॉर्ट करेंगे, और उसको जब तक वो उस जिले से बाहर नहीं जाता तो वो जो उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो। पटियाला के डीसी साहब थे रामवीर, तो उनको एक बार कोर्ट ने बुला लिया था, सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक जज साहब आए थे, तो ही फेल टू प्रोवाइड हिम प्रोटोकॉल ऑफिसर। तो उसके लिए मतलब कि ही हैज टू अपीयर इन द कोर्ट, और उसके बाद ही प्रिजाइड्स ओवर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जिले की एक प्लान बनती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और उसको ये प्रिजाइड करते हैं। ही एक्ट्स एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितने सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जैसे ऐसे होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आ जाता है, तो कई बार ऐसे होता है कि तहसील लेवल पे नॉर्मली जो है पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज 26 जनवरी या 15 अगस्त पे नहीं आती। तो वहां पे फिर जो एसडीएम साहब है वो सारा सेरेमनी का काम करते हैं, झंडा लहराते हैं। तो ही एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ बफर बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी डीसी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी शिकायतें उनके पास आती हैं जिस डिपार्टमेंट की होती हैं, डीसी साहब उसको डायरेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुपरवाइज डीसी साहब करते हैं। डीसी साहब इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिले में, तो उस नेचुरल कैलेमिटी या इमरजेंसी को टैकल करने का काम डीसी साहब करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर के ऊपर जो उनका अपना स्टाफ है, उनके जो पर्सनल मैटर्स को ये हैंडल करते हैं, तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनकी सप्लाई और फूड वगैरह को मैनेज करना भी इनका काम है। तो जो सिविल डिफेंस को भी हैंडल करना इनका काम है, और इनका नेक्स्ट काम है कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी इन्होंने लाइजनिंग करनी होती है, ताजो अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो ये आर्म्ड फोर्सेस जो है उसकी हेल्प लेके उसको टैकल कर सके। तो अब डीसी साहब के ऑफिस के पास बहुत तरह के काम होते
उतने ही सेक्शन होते हैं डीसी साहब के पास। अकाउंट्स सेक्शन, सिविल सप्लाई सेक्शन, डेवलपमेंट सेक्शन, इलेक्शन सेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, जनरल सेक्शन, हाउसिंग सेक्शन, इंटेलिजेंस सेक्शन, लैंड एक्विजिशन, लैंड रिकॉर्ड सेक्शन, लैंड रिफॉर्म सेक्शन, पंचायती सेक्शन। तो ये काफी ज्यादा सेक्शन इस तरह के होते हैं। तो ये एक ना जनरल एग्जांपल है जो यहाँ पे दे रखी है। तो कई बार क्या होता है कि 3-4 सेक्शनों का काम है जो दो दो तीन जो एम्प्लॉय ही देखते हैं, ऐसा काम चलता है कई बार। जैसे आप ये देखिए कि अगर हमारे पास इलेक्शन सेक्शन है, ये नॉर्मली तब एक्टिव फुली एक्टिवेट होता है जब इलेक्शन होना होता है, अदरवाइज ये डोरमेंट स्टेट में रहता है। तो नेक्स्ट बाकी के जो जिले के जो ऑफिसर्स होते हैं, सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, जैसे रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके हेड तो डीसी साहब हो गए। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी डीसी साहब हेड हो गए। पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एक्साइज के सुपरिंटेंडेंट ऑफ एक्साइज और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। आजकल एईसीटी बोलते हैं ऐसे, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर। मेडिकल जो है, इनके जो सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, एजुकेशन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कोऑपरेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इंडस्ट्रीज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, बैकवर्ड क्लास ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, और जेल सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स, लेबर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, पब्लिक वर्क्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल सप्लाईज एंड रेशनिंग, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। तो इसमें से जो कुछ एक तो इसने पंचायतों के ऑफिसर छोड़ दिए हैं। तो आजकल 2-3 ऑफिसर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 डीसी साहब के बिना जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, एक तो मतलब डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, और जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे होते हैं डीडीपीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर बोल दीजिए इनको, और उनके पास डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। और रिसेंटली हमारे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट के अंडर, तो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज एक नया ऑफिस खुले हैं सभी। और ये ऑफिस हैं, तो ये बड़े पावरफुल ऑफिस हैं, और मतलब कि डीसी साहब इनके हेड हैं। तो ये एक नए ऑफिस पंजाब में आए हैं। नहीं अदरवाइज जो मैंने जो बाकी ऑफिस आपको जो आपको हायरार्की बताई है, जो उनका ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बताया, वो वही फॉलो होता है। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ये आपको मतलब कि मैं देखता हूँ थोड़ा सा पार्ट हमारे पास रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।